स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर बायोलॉजी फॉर ऑल। मैं हूं आपका दोस्त अनुपम मिश्रा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम बायोलॉजी और इंग्लिश दो सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं, और उसी क्रम में आज मैं जो इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक लेकर आया हूं आपके लिए वो है प्रोनाउन। इससे पहले हमने फिगर ऑफ स्पीच, मैंने उस पर दो या तीन वीडियोस बनाई हैं अलग से, ठीक है। प्रिपोजिशन पर 2 वीडियोस बनाई हैं, एक्टिव पैसिव पर मैंने वीडियोस बनाई हैं। इसके अलावा रिपोर्टेड स्पीच पर 2 या 3 वीडियोस, जो जितना भी कंप्लीट उसका सिलेबस है वो कवर किया है, ठीक है। नाउन पर एक अलग से वीडियो बनाई है। तो उसी क्रम में आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर भी एक मैंने अभी हाल ही में वीडियो अपलोड किया है। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके एग्जाम्पल क्या है, उसके काइंड्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन क्या है, ठीक है, और उनके यूसेस क्या है इंग्लिश में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब से बच्चा इंग्लिश ग्रामर पढ़ना शुरू करता है, खासकर क्लास 3rd ऑनवर्ड्स, ठीक है, 4th में मान लीजिए, ठीक है, तब तो थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोनाउंस और नाउंस के बारे में बच्चों को बताना शुरू कर देते हैं टीचर्स, ठीक है। तो बहुत से लोगों के लिए हो सकता है टॉपिक नया हो। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स जो खासकर बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या जिनके इंटरनल एग्ज़ाम में अभी हाफ ईयरली और उसके बाद एनुअल एग्ज़ाम आने वाले हैं, उनके लिए ये टॉपिक काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आपका कोई कमेंट है इसके बारे में, आपका कोई सुझाव है इस वीडियो के बारे में, कंटेंट के बारे में, ठीक है, उसको हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। और जो लोग इस चैनल पर से पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है। प्रोनाउन देखिए है क्या, इस पर लिखा है प्रोनाउन, यानी कि वो वर्ड जो प्रोनाउन की जगह पर, वो वर्ड जो नाउन की जगह पर यूज़ होता है, वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी कि वो वर्ड जिसको हम नाउन की जगह यूज़ करते हैं सेंटेंस में या किसी पैराग्राफ में, ठीक है, तो उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन वो शब्द है जो किसी नाउन के लिए यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है? कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, मान लीजिए किसी प्रॉपर नाउन है, किसी के बारे में हम कहानी पढ़ रहे हैं, अब उस नाम को बार बार रिपीट करना नहीं चाहते, ठीक है, तो उसकी जगह हम क्या करते हैं, उसकी जगह प्रोनाउन यूज़ करते हैं। बहुत सारे डिफरेंट वेराइटीज़ हैं, बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज हैं, सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे एक एक करके। पहले एक एग्जांपल समझ लेते हैं। इस सेंटेंस मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, हरी इज़ अ गुड बॉय, हरी एक अच्छा लड़का है। हरी इज़ माई फ्रेंड, हरी मेरा मित्र है, मेरा दोस्त है। हमने क्या किया, अब देखिए हरी यहाँ पर शब्द 2 बार आया। पहली बार में तो चलो ठीक है, हम उसको रेफर कर रहे हैं, हरी इज़ अ गुड बॉय। दूसरी बार हरी को हम नाम ना रिपीट करके हरी को हमने रिप्लेस कर दिया ही से। हरी एक मेल है तो मेल के लिए हम ही यूज़ करेंगे, अगर कोई फीमेल होती तो शी यूज़ करते हैं। तो हरी इज़ अ गुड बॉय, हरी को हमने रिप्लेस कर दिया ही से। ही इज़ माई फ्रेंड, हरी एक अच्छा लड़का है, वह मेरा दोस्त है। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलने की कोशिश करता हूँ ताकि जो हिंदी भाषी छात्र हैं वो भी इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ सकें। हरी इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ माई फ्रेंड। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, फुल स्टॉप, स्टूडेंट्स आर मेकिंग नॉइज। तो बच्चों का काम ही है, क्लास में बैठेंगे तो शोर तो मचाएंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो ये वर्ड स्टूडेंट है दूसरी बार आया है, उसको हमने रिप्लेस कर दिया एक दूसरे शब्द से, दे से। तो सेंटेंस क्या बना, द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, दे आर मेकिंग नॉइज। तो रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम कई बार प्रॉपर नाउन को या नाउन को रिप्लेस कर देते हैं किसी वर्ड से। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन और उसके 2 एग्जाम्पल। और जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है उनको हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर एक एक करके, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूँ। इस कैटेगरी में जो पहला प्रोनाउन है वो है पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, देखिए नाम में ही पर्सन है। पर्सनल प्रोनाउन यानी कि वो प्रोनाउंस जो किसी पर्सन के लिए यूज़ किए जाते हैं आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। द प्रोनाउंस विच आर यूज्ड फॉर पर्सन्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है। 3 इनकी कैटेगरीज है, आपने पढ़ा होगा। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता क्या है। फर्स्ट पर्सन हमेशा जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है, जो कुछ कह रहा है, वो ही फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है हमेशा, ठीक है। सेकंड पर्सन कौन है? जिससे आप कह रहे हो कुछ, जैसे मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ, मैं किससे कह रहा हूँ, अपने सामने वाले से, किसी से कह रहा हूँ, तो वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है।
और अगर मैं किसी के बारे में बात कर रहा हूँ, किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, वो एक नॉन लिविंग चीज़ भी हो सकती है, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो होता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में दो होते हैं, एक तो आई, दूसरा वी, दोनों में मैं लिख देता हूँ, ठीक है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन केवल एक होता है, वो होता है यू। थर्ड पर्सन प्रोनाउन चार होते हैं, ही, शी, इट, दे, ठीक है। ही, शी, इट, दे। ये हम जानते हैं आई जो है वो सिंगुलर है, वी जो है प्लूरल के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? अगर प्लूरल है तो उसके लिए हम वी यूज करेंगे। यू जो है सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। यू का मतलब तुम होता है और तुम सब भी होता है, ठीक है। तो यू जो है सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, दोनों ही। यू जो है सिंगुलर के लिए भी यूज होता है और प्लूरल के लिए भी यूज होता है, ठीक है। उसी तरीके से थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ही सिंगुलर है, शी सिंगुलर है, इट सिंगुलर है और दे प्लूरल है, ठीक है। ये तो कौन सी बात है, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके जेंडर की, यानी कि ये मस्कुलिन जेंडर है या ये फेमिनिन जेंडर है, ठीक है। आई और वी क्या है? कॉमन जेंडर है, मेल के लिए भी यूज होता है और फीमेल के लिए भी यूज होता है। तो उसका अगर हम जेंडर की बात करें, ठीक है, तो आई और वी क्या है? कॉमन जेंडर है, यानी कि आई और वी दोनों मेल के लिए भी यूज होते हैं और फीमेल के लिए भी यूज होते हैं, ठीक है। आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है, दोनों फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। यू जो है मेल के लिए भी यूज होता है, फीमेल के लिए भी यूज होता है, सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। तो इसका जेंडर कौन सा है? ये भी कॉमन जेंडर है, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन की। थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही सिंगुलर है, ही इज ऑलवेज यूज्ड फॉर मेल। तो ये कौन सा जेंडर है? ये मस्कुलिन जेंडर है भाई, ठीक है। इसको बच्चे अच्छी तरह से इसको समझ लें, सीख लें। शी हमेशा जो है फीमेल के लिए यूज किया जाता है, तो ये कौन सा जेंडर हो गया भाई? फेमिनिन जेंडर हो गया, फीमेल, ठीक है। इट जो है नॉन लिविंग चीज़ों के लिए यूज होता है, ठीक है। इट के बहुत सारे यूसेज हैं, मैं अभी आपको अलग से बताऊंगा। इट जो क्या है? ये न्यूट्रल जेंडर है, ठीक है। न्यूट्रल या न्यूट्रल जेंडर, इसको याद कर लेते हैं। और दे क्या है? दे भी कॉमन जेंडर में मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होता है, ठीक है। जो ये मैंने आपको ये प्रोनाउन होता है आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे आर ऑल पर्सनल प्रोनाउंस, दे आर यूज्ड एज सब्जेक्ट। इनको सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है। अब देखिए, अगर इनको सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाएगा तो इनका ऑब्जेक्ट क्या होगा? अब पूछिए भाई ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट या तो कोई लिविंग पर्सन होता है या कोई नॉन लिविंग चीज़ होती है। जैसे ये पेन एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या मैंने किसी को पेन दिया तो जिसको दिया वो भी ऑब्जेक्ट है और जो दिया मैंने वो भी ऑब्जेक्ट है, दोनों ही ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। अब मैं पूछूँ भाई आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे मैं आपको वो भी बताऊंगा। आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? उसने मुझे एक पेन दिया, ही गेव मी अ पेन। तो मी यहाँ पर किस लिए यूज किया है? आई का ऑब्जेक्ट। मी मतलब मुझे, ठीक है। तो आई का ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या बनेगा? मी, मुझे। वी का अस, हमें। यू का यू ही रहेगा। ही का हिम, उसे। शी का शी। आई गेव हर अ पेन, मैंने उसे एक पेन दिया। हर यूज़ किया किसी फीमेल के लिए, तो ही, शी का हर, इट का इट, दे का देम। आई गेव देम चॉकलेट्स, मैंने उनको चॉकलेट्स दी, ठीक है। तो आई का मी ऑब्जेक्ट है, वी का अस ऑब्जेक्ट है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहेगा, ही का ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, इट का इट रहेगा और दे का देम रहेगा। आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की। दूसरे इसके बाद जो प्रोनाउन है उसकी बात करते हैं। दूसरी कैटेगरी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए नाम से क्लियर है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब क्या है कि किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है, वो कोई एक्शन कर रहा है, कुछ कर रहा है, ठीक है।
उसने जो भी एक्शन किया, जो भी काम किया, वो उस पर वापस ही रिफ्लेक्ट हो गया। दैट मीन्स द एक्शन इज समटाइम्स रिफ्लेक्टेड बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि जो एक्शन है वो कभी कभी उसका जो एक्शन जो उसका इम्पैक्ट होता है, ठीक है, वो करने वाले के ऊपर ही वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो उन प्रोनाउंस को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। ये बनते कैसे हैं, अभी हमने जितने भी पढ़े क्या, और जितने भी ऑब्जेक्ट पढ़े, ठीक है, सारे ऑब्जेक्ट में या तो आप सेल्फ लगाइए या सेल्फ्स लगाइए, वो बन जाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कैसे बनते हैं, तो पहले तो आप समझ गए होंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, ठीक है। जैसे ठीक है, मैं आपको लिख देता हूँ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ। ठीक है, ये सारे के सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ और देम सेल्फ, ठीक है। और योर सेल्फ भी हो सकता है, अगर योर यूज आपको जो है प्लूरल के लिए यूज कर रहे हैं तो आप योर सेल्फ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यू को आप अगर प्लूरल के रूप में यूज कर रहे हैं तो फिर योर सेल्फ भी लिख सकते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, ठीक है, माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, आवर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ और योर सेल्फ, ठीक है। सेंटेंस में इनका यूज कैसे करते हैं इसको समझ लेते हैं। अब इसको मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है। एक सेंटेंस यूज करते हैं, एग्जाम्पल, रमेश हर्ट हिमसेल्फ। रमेश हर्ट हिमसेल्फ, रमेश ने खुद को चोट मार ली, यानी कि रमेश कुछ काम कर रहा होगा या खेल रहा होगा तो उसको चोट लगी और उसने वो चोट का एक्शन किसके ऊपर हुआ, उसके ऊपर ही वापस रिफ्लेक्ट हो गया। तो इन नाउन्स, इनको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रमेश हर्ट हिमसेल्फ, रमेश ने खुद को चोट मार ली। तो यहाँ पर हिमसेल्फ क्या है, हिमसेल्फ रमेश के लिए यूज किया गया है और इसका जो एक्शन है, हर्ट चोट लगना है, चोट मारना, उसका एक्शन किस पर वापस रिफ्लेक्ट हो गया, सब्जेक्ट पर ही रिफ्लेक्ट हो गया, जो या फिर जो सेंटेंस में एक्शन करने वाला है, यानी कि जो डूअर है वो एक्शन उसी के ऊपर वापस रिफ्लेक्ट हो गया। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। सभी जितने भी मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखे हैं सबका अपन एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मैं सारे ही एग्जाम्पल लिखूंगा तो बहुत समय लगेगा, ठीक है। आई हैव डन दिस वर्क माई सेल्फ, ये काम मैंने खुद किया है। ही हैज डन दिस वर्क हिमसेल्फ, ये काम उसने खुद किया है। तो ऐसे करके आप सारे का एक एक एग्जाम्पल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। वर्ड आपने पढ़ा हुआ इंग्लिश में एम्फेसिस, किसी चीज़ पर जोर देना, ठीक है, किसी बात पर स्ट्रेस देना, किसी चीज़ पर स्ट्रेस देना या जोर देना। एम्फेटिक प्रोनाउंस बेसिकली क्या है, सारे के सारे एम्फेटिक प्रोनाउन हैं। जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने ये बनाए हैं, बोर्ड पर लिखे हैं, ठीक है, ये सारे के सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। बट इनका यूज कैसे होता है, these emphatic pronouns are used immediately after the subject, ये सब्जेक्ट के ठीक बाद यूज होते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, कोई प्रॉपर नाउन भी हो सकता है, सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है। कैसे यूज करेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। तो इसमें देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो एक्शन था उस पर हमारा एम्फेसिस ज़्यादा है। एम्फेटिक प्रोनाउन में जो डूअर है, यानी कि जो करने वाला है, यानी कि जो सब्जेक्ट है, उस पर एम्फेसिस हमारा ज़्यादा होता है। उसको एम्फेसाइज करने के लिए हम जिन प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं वो एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं। और दूसरी बात ये है कि दे आर यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के ठीक बाद ही हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ विल डू इट, I myself will do it। मैंने आपको अभी बताया कि जो एम्फेटिक प्रोनाउन है दे आर यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर द सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, आई, जो एक प्रोनाउन है, उसका ठीक बाद मैंने माई सेल्फ यूज़ किया है, क्योंकि आई के साथ आप माई सेल्फ यूज़ करेंगे।
विल डू इट। ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि कोई भी काम है, ये कह रहा है कि सब्जेक्ट बोल रहा है कि ये काम मैं खुद करूँगा। तो इम्फेसिस किस पर दिया है? इम्फेसिस सब्जेक्ट पर या डूअर पर दिया जाता है और वो सब्जेक्ट के ठीक बाद यूज होते हैं। तो दीज प्रोनाउंस आर कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन। आई होप आपको समझ में आया होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ यूज होता है और एम्फेटिक प्रोनाउन क्या यूज होता है। एम्फेटिक प्रोनाउन ही सारे के सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एम्फेटिक प्रोनाउन है, सारे के सारे। फर्क सिर्फ इतना है, एम्फेटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट के ठीक बाद यूज होता है, ठीक है, सब्जेक्ट के ठीक बाद यूज होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बाद में, सेंटेंस में बाद में यूज किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है इस कैटेगरी में वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट कौन सा है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपने पढ़ा होगा। डिमॉन्स्ट्रेट करना का क्या मतलब होता है? किसी चीज की तरफ इशारा करना, टू इंडिकेट समथिंग, किसी चीज पर इशारा करना, किसी चीज के बारे में इंडिकेट करना। तो जो वर्ड्स किसी चीज की तरफ इंडिकेट करते हैं वो चीज सिंगुलर भी हो सकती है, वो चीज प्लूरल भी हो सकती है, ठीक है। तो सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है। तो वो प्रोनाउंस, वो वर्ड्स, दे आर ऑल कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन 4 हैं। कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? दिस, दैट, दीज, दोस, ठीक है। अब ये तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। कोई दिस और दैट दे आर यूज्ड फॉर सिंगुलर। अगर कोई चीज सिंगुलर है तो दिस और दैट यूज करते हैं, ठीक है। दीज और दोस प्लूरल के लिए यूज करते हैं, यानी कि कोई बहुवचन है, एक से ज़्यादा चीज़ें या लोग हैं तो हम उसके लिए दोस और दीज यूज करते हैं, तो ये प्लूरल के लिए यूज करते हैं भाई, ठीक है। दिस और दैट में फ़र्क क्या है? दिस जो चीज़ आपके पास है, द ऑब्जेक्ट्स विच आर नियर टू यू यूज दिस, द ऑब्जेक्ट्स विच आर फार अवे फ्रॉम यू यूज दैट, जो ऑब्जेक्ट आपसे दूर है दैट, जो ऑब्जेक्ट आपके पास है उनके लिए दिस। उसी तरीके से जो ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल है, एक से ज़्यादा है, आपके पास है तो दीज, आपसे दूर है तो दोस्त। छोटी क्लास में पढ़ाया था कि कोई नई चीज़ है। दिस इज माई बुक, ये मेरी पेन है। दैट इज योर बुक, वो आपकी पुस्तक है। दीज आर माई फ्रेंड्स, ये सारे मेरे फ्रेंड्स हैं। दोज आर योर फ्रेंड्स, वो आपके सारे फ्रेंड्स हैं। आई होप आपको दिस दैट दीज दोज इनका जो यूज़ है वो समझ में आएगा। बहुत आसान है, इसको मैं इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपको आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनका यूज़ कैसे होगा मैंने आपको एग्जाम्पल ओरली आपको देखकर समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट जो प्रोनाउन की कैटेगरी है वो है इनडेफिनेट प्रोनाउन लेते हैं, ठीक है। देखिए इनडेफिनेट का मतलब है मतलब ही होता है अनिश्चित, यानी कि क्लियर नहीं है। हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई लिविंग चीज़ें हो सकती हैं, कोई नॉन लिविंग चीज़ें हो सकती हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, वो उनकी संख्या के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं बताते कि वो एग्जैक्टली हैं कितनी, ठीक है। उनका एग्जैक्ट नंबर हम नहीं बताते हैं। तो जहाँ पर नंबर एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, उनके लिए जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं इंग्लिश में, उन वर्ड्स को बोलते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इनडेफिनेट प्रोनाउन जैसे ऑल, मैं बोलता हूँ कि हाँ भाई आज शाम को मेरे घर पार्टी और आप सभी इन्वाइटेड हो। दैट मीन्स आई हैव ऑर्गेनाइज्ड अ पार्टी एट माई होम टुनाइट एंड ऑल ऑफ यू आर इन्वाइटेड, ऑल ऑफ यू, ठीक है। और यू ऑल आर इन्वाइटेड, यू ऑल आर इन्वाइटेड। ऑल का मतलब सभी, मैंने ये नहीं बोला कि कितने लोग हैं, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, जितने भी हैं सबको मैं इन्वाइट कर रहा हूँ। तो हमने उसके लिए क्या यूज़ किया? ऑल यूज़ किया, एक इंडेफिनेट संख्या को बता रहा है, ठीक है। ऑल यूज, और बहुत सारे हैं, मैं आपको यहाँ पर बोर्ड पर नाम लिख के बताता हूँ। सम, थोड़े, देयर सम वाटर इन द क्लास, ठीक है। वाटर तो अनकाउंटेबल चीज़ है, ठीक है। तो सम संख्या के लिए भी यूज़ करते हैं, और सम हम उन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जहाँ हम चीज़ों को काउंट नहीं कर सकते, यानी कि अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। देयर इज सम मनी इन माई बैंक अकाउंट, मेरे अकाउंट में थोड़ा बहुत पैसा है, ठीक है। ऑल, सम, और भी बहुत सारे हैं। नन, आई कॉल्ड 20 people today for the meeting but none came, लेकिन कोई भी नहीं आया, ठीक है। तो हम संख्या नहीं बता रहे वहाँ,
ऑल, सम, नन, few, I have few friends, nobody, somebody, all, none, some, few, nobody, somebody, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इंडेफिनिट प्रोनाउन किसी की तरफ इशारा तो करते हैं, संख्या की तरफ, लेकिन एग्जैक्टली वो कितनी है वो हमें वो नहीं बताते। ठीक है, यहाँ पर एक और है, मैनी लिख लेते हैं। मैनी का मतलब बहुत सारे, संख्या में, लेकिन कितने हैं ये डेफिनेट हमें नहीं पता होता। ठीक है, तो इंडेफिनिट कोई अगर संख्या है तो उसके बारे में कुछ बताना है, लिखना है, तो हम उसकी जगह जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यूजेज उनके बहुत ही सिंपल यूजेज हैं। कुछ यूजेज मैंने आपको बोर्ड पर लिख के बता दिए हैं। टॉपिक बहुत अभी डिटेल में है, तो हम बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स बोर्ड पर नहीं ले सकते। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब क्या है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 3 है केवल। ठीक है, पहले तो है ईच, दूसरा है आइदर। इसको आप ईदर भी बोल सकते हैं, बहुत से लोग ईदर भी बोलते हैं, बहुत से लोग आइदर बोलते हैं, दोनों ही तरीके ठीक है। नेक्स्ट है नाइदर, यानी कि नीदर। नीदर या नाइदर दोनों का मतलब एक ही है, जैसे भी मर्जी आप उसको प्रोनाउंस कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ईच, आइदर, नाइदर। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। ईच ऑफ यू इज अलाउड टू गो। ईच ऑफ यू इज अलाउड टू गो, आप में से हर कोई जाने के लिए अलाउड है, उसको परमिशन मिल गई है कि आप वो जितने भी लोग हैं उसमें हर एक व्यक्ति जा सकता है। ठीक है, आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक। ठीक है, दो के लिए यूज करते हैं। आइदर ऑफ यू हैज डन दिस मिस्टेक। ठीक है, आइदर ऑफ यू हैज डन दिस मिस्टेक, तुम दोनों में से किसी एक ने ये गलती की है। ईदर ऑफ यू हैज डन दिस मिस्टेक, दोनों में से किसी एक ने ये गलती की है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट नाइदर। नाइदर का मतलब होता है किसी जितने भी लोग हैं उनमें से किसी ने भी नहीं। नाइदर ऑफ अस wants to meet him. Neither of us wants to meet him. हम में से कोई भी उससे मिलना नहीं चाहता है। ठीक है, हम में से उससे कोई भी मिलना नहीं चाहता है। तो neither of us wants, ठीक है, neither of us want पे मैंने s लगाया है क्योंकि इसको हम सिंगुलर मानेंगे। either of you has लगाया है, इसको हम सिंगुलर मानेंगे। each तो ऑलरेडी सिंगुलर है ही। ठीक है, तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, मैंने आपको एग्जांपल्स दिए तीनों के, ईच, आइदर और नाइदर का। इसको आप सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं मैंने ये भी आपको बताने और समझाने की कोशिश की है। ठीक है, इनकी आप एक्सरसाइज कोई अच्छी सी ले सकते हैं। आपके बुक में जो एक्सरसाइज दी है, खासकर जो छोटी क्लासेस के बच्चे हैं, ठीक है, उसका जो ग्रामर पोर्शन है उसमें से बुक में जो एक्सरसाइज दी है, जिस भी क्लास में आप पढ़ते हैं उनको प्रैक्टिस कीजिए जब भी आपको खाली समय मिले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, रेसिप्रोकेट वर्ड आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, रेसिप्रोकेट। ठीक है, रेसिप्रोकेट करना, आदान प्रदान होना। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन केवल दो ही हैं। कितने हैं? केवल दो हैं। एक तो है ईच अदर। ईच अदर
ईच अदर जो है हमेशा दो के बीच में यूज़ किया जाता है। अगर हम दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, दो लोगों की बात कर रहे हैं, तो उन दो लोगों के लिए जो हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं आपस में कोई संबंध स्थापित करने के लिए, ठीक है, तो उसको हम जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो होता है ईच अदर, ठीक है। दूसरा है वन एंड अदर। वन एंड अदर प्रोनाउन जो है दो से ज़्यादा लोगों के लिए हमेशा यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बोर्ड पर, फॉर टू पर्सन्स, दो लोगों के लिए। वन एंड अदर फॉर मोर देन टू, फॉर मोर देन टू पर्सन्स, दो से ज़्यादा लोगों के लिए हम वन एंड अदर का यूज़ करते हैं। मैं आपको दोनों के अलग अलग एग्जाम्पल देता हूँ। मुकेश एंड गीता देखिए जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है, क्या लिखा है, मुकेश एंड गीता आर टॉकिंग टू ईच अदर। मुकेश और गीता दोनों आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रेसिप्रोकेट करने का मतलब क्या है कि वो वर्ड्स जो आपस में एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, रेफरेंस उसका कुछ भी दिया हो सकता है। मुकेश एंड गीता आर टॉकिंग टू ईच अदर, दो लोग हैं, मुकेश और गीता दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तो हमने क्या यूज़ किया, ईच अदर। वन एंड अदर यूज़ नहीं करेंगे, वन एंड अदर यूज़ करेंगे तो ग्रामेटिकली वो इनकरेक्ट है, यू विल लूज योर मार्क्स इन एग्जाम्स, ठीक है। वन एंड द स्टूडेंट्स आर टॉकिंग टू वन एंड अदर। आप देखो स्टूडेंट्स प्लूरल है, दो से ज़्यादा हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे हैं तो हमने ईच अदर यूज़ नहीं किया, हमने जो प्रोनाउन यूज़ किया उनके लिए वो कौन सा यूज़ किया, वन एंड अदर, ठीक है। एक आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन वही होते हैं, ईच अदर और वन एंड अदर दोनों के। मैंने आपको एक एग्जांपल देकर यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये बहुत सिंपल सी चीज़ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी दो प्रोनाउन और हैं जिसको मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। इंटरोगेटिव प्रोनाउन, भाई नाम से क्लियर, इंटरोगेटिव वो वर्ड्स जो इंटरोगेट करने के लिए यानी कि क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो प्रोनाउन दोज आर कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउन। द प्रोनाउंस व्हिच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, टू आस्क क्वेश्चंस। द प्रोनाउंस व्हिच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउन। जो भी शब्द क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किया जाता है सेंटेंस की शुरुआत में, ध्यान रखने वाली बात है, जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है दे आर यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। आप सेंटेंस के बीच में यूज़ करेंगे तो वो फिर वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं रहेगा। कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ अभी। पहले तो समझ लेते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते कौन कौन से भाई। हु, whom, whose, WHOSE, which, what, हाउ नहीं है, ठीक है। हाउ एडवर्ब बन जाता है एंड वेयर भी एडवर्ब है, तो इन दोनों को हम नहीं लेंगे, हम प्रोनाउंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाउ और वेयर हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो फिर वो एडवर्ब में आ जाते हैं। अब देखिए इनमें फ़र्क क्या है। हु और whom जो है वो पर्सन्स के लिए यूज होता है हमेशा, ध्यान रखने वाली बात है। हु इज़ द फादर, माई फादर इज़ अ टीचर, माई फादर इज़ अ डॉक्टर। Whom do you want to meet, आप किससे मिलना चाहते हैं, किसी पर्सन को रेफर करके ये बात हो रही है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट, ये प्रोनाउन कहाँ यूज हो रहा है, दे आर बीइंग यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। whose जो है पर्सन्स और थिंग्स दोनों के लिए यूज होता है। पर्सन्स और थिंग्स दोनों के लिए यूज होता है। Whose dog is this, ये किसका कुत्ता है।
आजकल कुत्ते को कुत्ता बोल दो तो कुत्ते भी बुरा मान जाते हैं, ठीक है। हुज बुक इज दिस और हुज वॉलेट इज दिस, ठीक है। तो वॉलेट एक नॉन लिविंग चीज़ है। हुज डॉग इज दिस, डॉग एक लिविंग चीज़ है। तो हुज जो है पर्सन्स के लिए भी यूज होता है और थिंग्स के लिए भी यूज होता है। विच थिंग्स के लिए भी यूज होता है और एनिमल्स के लिए भी यूज होता है, ठीक है। विच जो है एनिमल्स के लिए भी यूज होता है और थिंग्स के लिए भी यूज होता है। वॉट थिंग्स के लिए यूज होता है, ठीक है। वॉट को कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। वॉट इज योर नेम, वॉट आर यू डूइंग हेयर, वॉट इज योर प्रॉब्लम, वॉट इज द पर्पज ऑफ यू कमिंग हेयर, वॉट इज द मोटिव बिहाइंड डूइंग दिस। बहुत सारे एग्जाम्पल है, बोर्ड पर लिखने में बहुत समय लगेगा, तो मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ, ठीक है। तो हु और whom पर्सन्स के लिए यूज होते हैं। हु आर यू, whom डू यू वांट टू मीट, ठीक है। whose थिंग्स के लिए भी यूज होता है, मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए। whose डॉग इज दिस, लिविंग चीज़ है। whose बुक इज दिस, नॉन लिविंग चीज़ है, चीज़ों के लिए, और ठीक है। और whose बेबी इज दिस, ठीक है। अगर पर्सन के लिए यूज होता है तो whose बेबी इज दिस, भाई ये किसका बच्चा है। विच एनिमल्स के लिए, थिंग्स के लिए, दोनों के लिए यूज होता है। वॉट के मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया, ये तो 5-6 आपको अभी एग्जाम्पल दिए। तो ये सारे के सारे प्रोनाउन कौन से, दीज आर ऑल कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउन, क्वेश्चन पूछने के लिए, एंड दे आर यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस की शुरुआत में हम इनको यूज करते हैं। सो दीज आर दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। अब बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अभी जो मेरा पर्पस है वो ये है कि ग्रामर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी हम एक एक करके कवर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जब ये सारे के सारे टॉपिक सारे के सारे कवर हो जाएंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसके बाद हम एक सीरीज शुरू करेंगे जिसमें जो ग्रामर की एक्सरसाइज है, ठीक है, उन एक्सरसाइज को हम सॉल्व करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, शुरुआत करेंगे उनकी, ठीक है। ताकि जो आपने पढ़ा है, जो आपने जो अगर आप वीडियो को नहीं भी देखते हैं, ठीक है, बाकी अगर आपने पढ़ा है कहीं पर और ग्रामर की आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं और साथ साथ सीखना भी चाहते हैं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन वीडियोस की आप हेल्प ले सकते हैं। आप देखिए अच्छा रिलेटिव प्रोनाउन है क्या। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, संबंधी। रिलेटिव का क्या मतलब होता है भाई, जो आपके रिलेशन में, आपके किसी से कोई भी रिलेशन हो सकता है, माता का पुत्र का, ठीक है, पिता का बेटी का, भाई का बहन का, बहुत सारे रिलेशन होते हैं, ठीक है। तो या फिर आपके बहुत सारे और भी रिलेटिव्स होते हैं। तो रिलेटिव का मतलब क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या है कि वो प्रोनाउंस, वो वर्ड्स जो सेंटेंस में पहले कोई नाउन आया है, ठीक है, उसको रिलेट करते हैं। नाउन कुछ भी हो सकता है, नाउन एक लिविंग चीज़ भी हो सकती है, एक नॉन लिविंग चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। तो जरा फटाफट इसको पढ़ लेते हैं। दिस इज द बुक दैट आई recommend. This is the book that I recommend. ये वो बुक है जिसको मैं रेकमेंड करता हूँ, आप या तो खरीद लें या उसको पढ़ लें, ठीक है। दिस इज द बुक दैट आई रेकमेंड। और बाकी के जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो whose, ठीक है, जितने भी हमने अभी इंटरोगेटिव प्रोनाउन यूज किए थे वो सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउन भी हैं, लेकिन फ़र्क ये है दे आर यूज्ड इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस, वो सेंटेंस के बीच में यूज़ किए जाते हैं। दिस इज द मैन हुज वाइफ इज डेड, ये वो व्यक्ति है जिसकी वाइफ की मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल से जो लोग जुड़ चुके हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।